हेलो एवरीवन, आई एम होपिंग यू ऑल आर गुड एंड फाइन। सो यस, आज के सेशन में क्या करने वाले हैं, आज हम यहाँ पे मॉड्यूल ए के जितने भी इंपॉर्टेंट थ्योरी और साथ में जितने भी एमसीक्यूज रिलेटेड इस पर्टिकुलर टॉपिक के साथ वो सब करने वाले हैं। सेशन बहुत ही फ्रूटफुल होने वाला है, आप सभी के लिए लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज के सेशन में। तो हम क्या करने वाले हैं आज के सेशन में, यस आप सभी को पता है सर, बहुत ही कम टाइम पीरियड रह चुका है जुलाई 24 के एग्जाम में। तो ये पर्टिकुलर एंटायर सेशन के अंदर में आपको मॉड्यूल ए के सारे ही चैप्टर, हाँ जी सही सुन रहे हो आप, मॉड्यूल ए के सारे चैप्टर्स के जितने इंपॉर्टेंट यहाँ पे थ्योरीज है और उससे रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट यहाँ पे एमसीक्यूज है, सब कुछ हम यहाँ पे कर लेंगे। तो लास्ट आपके मान लो लगभग 27 डेज यहाँ पे रह चुके एग्जामिनेशन में, एबीएम के एग्जाम में। तो ये पर्टिकुलर सेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। बीआरबीएल के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और उससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इस पर्टिकुलर सेशन में आपके कवर हो जाएंगे। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। सर क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सीआईबी बीआरबीएल जुलाई 24 के लिए ये पर्टिकुलर सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जैसा मैंने आप सभी को बताया, यहाँ पे आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम मॉड्यूल ए के जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज प्लस यहाँ पे थ्योरी है वो हम करने वाले हैं, ठीक है। तो सीआईबी बीआरबीएल का सब्जेक्ट आपका जुलाई 24 के लिए सारे ही टॉपिक आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। मॉड्यूल ए के हम क्या करने वाले, सारे इंपॉर्टेंट यहाँ पे थ्योरी प्लस एमसीक्यूज यहाँ पे हम करने वाले हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारे पास कंसेप्ट आता है क्या, हमारे पास आता है सेक्शन 49A। मैं आपको पूरे बैच में किस तरीके से करवाने वाला हूं, पूरा बैच आपका हैंड रिटन नोट्स में करवाने वाला हूं। जो अचीवर बैच की ये सीरीज है, डे 1 से ही मैं आपकी जिम्मेदारी दे रहा हूं कि जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हम यहाँ पे वाईटी सेशन में करेंगे, हैंड रिटन फॉर्म में ही करेंगे। आपका आता है जी सबसे पहला हमारे पास सेक्शन, दैट इज ए डिपॉजिट्स विथड्रॉएबल बाय चेक। विथड्रॉएबल बाय व्हाट, विथड्रॉएबल बाय चेक। ये जो आपका सेक्शन है, ये सेक्शन आपका कौन सा गवर्न करता है, सेक्शन 49A। सर ये बेसिकली चैप्टर और ये सेक्शन हमें क्या था, क्या ये सेक्शन हमारे पास ये कहता है कि सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग कंपनी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और जितने भी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है वही यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर सकते हैं, विच इज विथड्रॉएबल बाय चेक, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे चार्ट फॉर्म बनाऊं, देखो मैं जो पूरे अचीवर बैच में आपको कराऊंगा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स और क्वेश्चन, और ये चार्ट फॉर्म में करवाऊंगा। सेल्फ रिलायंस में आपकी जिम्मेदारी है चार्ट बॉक्स को, जितने भी चार्ट में करवा रहा हूं आप अपने हैंड रिटन फॉर्म में लिखते चलो, ये रिवीजन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा आपका। तो ये क्या कहता है आपका सेक्शन 49A। सर सेक्शन 49A हमें सिंपली ये कहता है, नो बैंक, नो अदर पर्सन, नो पर्सन other than banking company Reserve Bank of India and any banking institution can accept deposits फ्रॉम पब्लिक। अगर पब्लिक से पैसा यहाँ पे डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना है तो सेक्शन 49 सिंपली आपको ये कह रहा है कि आपके यहाँ पर जितने भी बैंकिंग कंपनी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, सिर्फ और सिर्फ सर वही एक्सेप्ट कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई भी यहाँ पे आपका एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता। सेक्शन 49 आपका ये कहता है। लेकिन मेरे माइंड में ये ट्रिक यहाँ पे ये कहा क्वेश्चन कि सर ऐसी बात नहीं है, ऐसा बात नहीं है, मुझे पता है कई कंपनीज यहाँ पे डिपॉजिट को एक्सेप्ट करती है पब्लिक से, कई इंडिविजुअल यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं, कई एनबीएफसी यहाँ पे एक्सेप्ट करती हैं। तो सर ये कंट्रोवर्शियल सेक्शन है आपका, सेक्शन 49 जो ए आपका है ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। देखो साफ साफ ये क्या कह रहा है, साफ साफ ये कह रहा है कि आपका यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 49A जो मैंने आपको यहाँ पे लिखवाया कि भाई कोई भी और पर्सन बैंकिंग कंपनी को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को और बैंकिंग इंस्टीट्यूशन को छोड़ के एक्सेप्ट नहीं कर सकती, प्रोवाइडेड अगर यहाँ पे कोई स्कीम चल रही है तो वो आपका यहाँ पे क्या बोला गया है कि वो भी एक्सेप्ट कर सकती है, प्रोवाइडेड दी स्कीम, प्रोवाइडेड दी क्रेडिट स्कीम रन बाय एनी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट।
ये कहते हैं कि आपका यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यही एक्सेप्ट कर सकते हैं डिपॉजिट्स। और सेक्शन जब मैं 49A पे आता हूँ, प्रोविजन जब मैं देखता हूँ तो मैं समझता हूँ कि जो मैंने चार्ट बनाया क्या वो मैंने सही बनाया भी कि नहीं। ये कहता है नो पर्सन अदर देन अ बैंकिंग कंपनी, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एनी अदर बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, क्या कह रहा है, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं को यहाँ पे ऑथराइज्ड है कि ये क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं डिपॉजिट्स को विच विड्रॉएबल बाय चेक। ठीक है, प्रोवाइडेड आपका यहाँ पे बोला गया है कि अगर कोई सेविंग स्कीम्स यहाँ पे चल रही है गवर्नमेंट के थ्रू, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट, तो वो भी यहाँ पे एक्सेप्ट यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये मानना ये है कि सर अगर यहाँ पे कोई नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी, सर अगर वो एक्सेप्ट करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं, क्वेश्चन तो ये अराइज होता है ना। यस ऑफ कोर्स, अगर वो एक्सेप्ट करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन इस केस में उन्हें कुछ गाइडलाइंस माननी पड़ेगी। तो यहां पे हमारे पास ये सेक्शन के लिए काउंटर करने के लिए हमारे पास आता है, अगर आपका नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम पब्लिक। सर अगर ये चाहे तो एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन इस केस में क्या होगा, इस केस में यहां पे बोला कि अगर आप देखो, सबसे पहले अगर कोई इंडिविजुअल या आपका अदर यहाँ पे एनबीएफसी और एंटिटीज यहाँ पे एक्सेप्ट करना चाहे तो वो कैसे करेगी, क्या चीज उनको माननी पड़ेगी। देखो, इफ एन इंडिविजुअल companies unincorporated association or other body of individual can accept deposit, can accept deposits from public, but they have to comply with provision of section 73 to section 76 of कंपनीज एक्ट 2013। कहता है क्या है यहाँ पे कि अगर कोई इंडिविजुअल या आपका कोई कंपनीज या अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन या अदर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल एक्सेप्ट करना चाहती है, सर आप कर सकते हो, लेकिन इस केस में आपको प्रोविजन दैट इज सेक्शन 73 से लेके और आपका सेक्शन 76 की आपका यहाँ पे गाइडलाइंस माननी पड़ेगी। दूसरी बात अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि सर इस केस में हमारे पास एनबीएफसी अगर करना चाहे तो क्या, देखो दो चीजें हमारे पास है एनबीएफसी से रिलेटेड। अगर एनबीएफसी एक्सेप्ट करना चाहती है डिपॉजिट तो कर सकती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो टर्म डिपॉजिट को ही एक्सेप्ट कर सकती है। ध्यान रखिएगा मैं क्या कह रहा हूं, वो टर्म डिपॉजिट को ही एक्सेप्ट कर सकती है और उसके लिए इनको कुछ गाइडलाइंस माननी पड़ेगी। If NBFC wants to accept the deposit from public, deposits from public, it can, but they have to follow the direction under what, direction under NBFC
acceptance of public deposit direction 1998 and chapter 3rd B of Reserve Bank of India Act। क्या कह रहा है आपका ये पॉइंट? ये पॉइंट आपका ये कह रहा है कि सर अगर इन केस आपका यहाँ पे एक्सेप्ट करना चाहती है कोई भी एनबीएफसी तो सर वो कर सकती है, लेकिन इस केस में इन्हें क्या कंप्लाई करना पड़ेगा? इन्हें यहाँ पे डायरेक्शन कंप्लाई करना पड़ेगा एनबीएफसी एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट डायरेक्शन 1998 एंड चैप्टर 3rd बी ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। तो इस केस में अगर हम यहाँ पे डेफिनेशन देखें, सेक्शन आपका 49A ये कह रहा था कि सर यहाँ पर कोई भी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को छोड़ के कोई भी और पर्सन एक्सेप्ट नहीं कर सकती डिपॉजिट। लेकिन मैंने यहाँ पे इंटरप्रिटेशन निकाला, सर क्यों? इंडिविजुअल भी कर सकती है, कंपनीज भी कर सकती है, एनबीएफसी भी कर सकती है, लेकिन क्यों नहीं कर सकती ये? तो इसका मैंने एनालिसिस ये निकाल को दिया, यस ऑफ कोर्स ये भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए अलग अलग प्रोविजन यहाँ पे इनको मानना पड़ेगा। जैसे अगर कोई इंडिविजुअल, कंपनीज अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन और अदर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल एक्सेप्ट करना चाहती है तो कर सकती है। सेक्शन 73 से लेके सेक्शन 76 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 मानना पड़ेगा। और अगर मैं बात करूं आपके एनबीएफसी के लिए, अगर ये एक्सेप्ट करना चाहती है डिपॉजिट, तो पहली बात ये डिपॉजिट्स कौन से यहाँ पे आपका एक्सेप्ट कर सकती है? अगर ये एक्सेप्ट करना चाहती है तो ये सिर्फ और सिर्फ डिपॉजिट्स यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट को ही एक्सेप्ट कर सकती है। देखो इस पे मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा तो ध्यान रखिएगा, फिक्स डिपॉजिट्स ही आपका यहाँ पे एक्सेप्ट कर सकती है, ठीक है? और कब कर सकती है? जब यहाँ पे ये डायरेक्शन को फॉलो करे। कौन से डायरेक्शंस को? आपके अंडर द एनबीएफसी एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट डायरेक्शन 1998 एंड चैप्टर 3rd बी ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। अब देखिए हमारे पास क्या कहता है प्रोविजन, क्या कहता है? ये प्रोविजन को देखते हैं कि सर हमारे पास कुछ ऐसे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं, या सर हमारे पास कुछ फर्म्स हैं या अदर अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है, और कुछ इंडिविजुअल हैं जो कि एक्सेप्ट कर सकते हैं डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक आफ्टर कंप्लाइंग विद प्रोविजन from section 73 to section 76। ये सर यहां पे कंप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप इसे कंप्लाई करते हो तो इस केस में आपको यहां पे अलाउड है कि आप एक्सेप्ट कर सकते हो डिपॉजिट्स को। दूसरा बात मैंने ये बताया आपको कि अगर आपका एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट करना चाहे एनबीएफसी, अगर एनबीएफसी करना चाहती है तो इस केस में ये कर सकती है, लेकिन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट डायरेक्शन आपका 1998 और अदर डायरेक्शन जो इशूड किया गया अंडर चैप्टर 3rd बी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, क्या यही करवाया था मैंने चार्ट फॉर्म में? बताओ। यस ऑफ कोर्स मैंने आपको यही करवा के दिया था। तो आपको साइड बाय साइड चार्ट यहाँ पे बनाते रहना है, और जितने भी चीजें और कंसेप्ट मैं आपको करवा रहा हूं आपको लिखते चलना और अंडरस्टैंड करते चलना है। कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो चैट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। डाउट हमेशा यहाँ पे कमेंट बॉक्स में डालो, मन में कोई डाउट नहीं रखेगा। डाउट अगर आता है तो वो कमेंट बॉक्स में डालो, मन में कोई भी डाउट नहीं रखेगा। क्या ये कंसेप्ट आपको समझ में आया? बताओ, ये कंसेप्ट क्या आपको क्रिस्टल क्लियर है? अगर क्रिस्टल क्लियर है तो आगे फिर इसके ऊपर आगे नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमारे पास आता है, दैट इज ए डिस्पोजल ऑफ नॉन बैंकिंग एसेट्स। सर ये आपका यहां पे क्या कहता है? ये पॉइंट आपका ये कहता है कि हमारे पास कोई भी बैंकिंग कंपनी, इसको भी समझेंगे पहले, कोई भी बैंकिंग कंपनी को बोला गया है कि आप कभी भी कोई भी पब्लिक के पैसे को यूज करके इमोबाइल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे। सर ये तो अच्छी डील है ना, इमोबाइल प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन तो हमेशा ऊपर जाती है, तो आप मना क्यों कर रहे हो? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मना क्यों कर रही है सभी कंपनीज को? रीजन है
रीजन ये है, मार्केट कभी भी फ्लक्चुएट हो सकती है, मार्केट कभी भी डिप्रेस्ड आ सकती है, रिसेशन आ सकती है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर ये नहीं चाहती कि उनके डिपॉजिट्स किसी इस चीज में लगाया जाए जो कि मार्केट के वेरिएशन पे डिपेंड करती है, क्योंकि इमोवेबल प्रॉपर्टी की जो वैल्यूएशन है वो मार्केट के चेंजेस पे डिपेंड करती है। दैट्स व्हाई द रीजन इट्स अ वेरी नेसेसरी कि इस केस में आप पब्लिक के डिपॉजिट्स को किसी और चीज के लिए नहीं लिखो जो कि आपका इमोवेबल प्रॉपर्टी है। तो यहां पे आपका ये प्रोविजन क्या कहता है, ये प्रोविजन आपको सिंपली ये कहता है कि कोई भी बैंकिंग कंपनी अगर उनके खुद के यूज के लिए नहीं है तो वो किसी भी इमोवेबल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करेगी ही नहीं, और अगर किया तो अगले 7 साल के अंदर अंदर में उनको क्या करना पड़ेगा, ये इमोवेबल प्रॉपर्टी डिस्पोज्ड ऑफ करना पड़ेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास यहां पे स्पेसिफिकली पावर दिया गया है कि ये जो 7 ईयर की यहां पे टाइम पीरियड से इंक्रीज करके कितना कर दिया जा सकता है, 5 साल और बढ़ाया जा सकता है, लेकिन एग्रीगेटली 12 साल से ज्यादा टाइम पीरियड आपको यहां पे डिस्पोज ऑफ करने का नहीं दिया जाएगा। क्या कहता है आपका यहां पे ये वाला पॉइंट, डिस्पोजल ऑफ नॉन बैंकिंग एसेट्स। जो कि यहां पे सेक्शन 9 गवर्न करता है। डिस्पोजल ऑफ नॉन बैंकिंग एसेट्स जो कि आपका सेक्शन 9 गवर्न करता है। नो बैंकिंग कंपनी, क्या कहता है ये पॉइंट, नो बैंकिंग कंपनी कैन अक्वायर्ड और होल्ड or hold any immovable property for more than 7 years from the date of acquisition except for their own use। ठीक है, अगर आपके खुद के यूज के लिए नहीं है, अगर आपके खुद के यूज के लिए नहीं है तो ना तो आप कोई एक्वायर करोगे ना ही आप कोई इमोवेबल प्रॉपर्टी को होल्ड करोगे। such acquisition of immovable property shall be disposed of डिस्पोज ऑफ का मतलब ट्रेड ऑफ, मतलब इसे डील करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा। shall be disposed of within a what, within a 7 year from date of acquisition or the commencement of this act, whichever is earlier। लेकिन ये जो पावर हमारे पास दिया गया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास स्पेसिफिकली पावर दी गई है कि ये जो आपका 7 ईयर का टाइम पीरियड है जो डिस्पोज ऑफ करने का, उसे बढ़ा के नेक्स्ट 5 साल और कर सकती है, लेकिन एग्रीगेट 12 साल से ज्यादा आप होल्ड करके किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को नहीं रह सकते। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैव exclusive power to extend the period of 7 year to next more 5 year। किसको पावर दिया गया है, इस पे क्वेश्चन बनता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ये एक्सक्लूसिव पावर दी गई है। क्या कहता है आपके पास सेक्शन 9, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन आपका,
यहाँ पे मैंने लिख दिया है। कैसे करना है, हमने सारी चीजें लिख के करनी है। सारी चीजें डे 1 से हैबिट बनाओ कि जो भी कंसेप्ट है उसको चार्ट फॉर्म में करेंगे। इस तरीके से जब आप करते हो तो रिवीजन के लिए आपके पास बहुत ही हेल्पफुल रहेगा ईच एंड एवरी कंसेप्ट। क्या कहता है हमारे पास डिस्पोजल ऑफ नॉन बैंकिंग एसेट्स, कहता है कि कोई भी आपका यहाँ पे बैंकिंग कंपनी ना तो अक्वायर करेगी ना तो होल्ड करेगी किसी भी इमोबल प्रॉपर्टी को अगर उसके एक्सेप्ट अपने यूज के लिए नहीं है। अगर अपने यूज के लिए है तो होल्ड कर सकते हो, लेकिन अगर आपके खुद के यूज के लिए नहीं है तो आपको ये डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा। कितने टाइम पीरियड के अंदर में, 7 साल के अंदर में, जब से आपने डेट ऑफ अक्वायर किया या जिस दिन से आपका ये एक्ट कमेंस हुआ विच एवर इज अर्लियर। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास एक्सक्लूसिव पावर दिया गया है कि ये जो पीरियड है आपका इसे नेक्स्ट 7 ईयर तक, यहाँ पे जो नेक्स्ट जो 7 ईयर का पीरियड उसे एक्सटेंड कर सकती है अगले 5 साल के लिए, लेकिन मैक्सिमम यहाँ पे आपका 5 साल से ज्यादा एक्सटेंड नहीं होगा। टोटल एग्रीगेट 12 साल से ज्यादा आपका एक्सटेंडेबल नहीं है। आई होप आपने इसे नोट डाउन कर लिया होगा। आइए देखते हैं आपका प्रोविजन क्या कहता है। प्रोविजन आपका सर ये कहता है कि नो बैंकिंग कंपनी, कोई भी बैंकिंग कंपनी आपका ना तो होल्ड करेगी ना तो अक्वायर करेगी किसी इमोबल प्रॉपर्टी को, एक्सेप्ट अगर इनके ऑन यूज के लिए तो कर सकती है, अदरवाइज नहीं कर सकती। यानी किसी भी पीरियड में फॉर एक्सीडिंग वर्ड फॉर एन एनी पीरियड एक्सीडिंग द 7 ईयर from the date of acquisition or from the commencement of this act whichever is earlier that is later। हमारे पास क्या कहता है कि जो भी बैंकिंग कंपनी है उन्हें डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा, यानी जो भी विद इन पीरियड ऑफ 7 ईयर में इनको क्या करना पड़ेगा, डिस्पोज ऑफ, और यहाँ पे ट्रेड करना पड़ेगा इस प्रॉपर्टी को फॉर द पर्पस ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ। लेकिन मैंने आपको बताया कि यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास एक्सक्लूसिव पावर है, पर्टिकुलर सिनेरियो में आपका इसे एक्सटेंड किया जा सकता है फॉर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 5 ईयर, लेकिन एग्रीगेट 12 साल से ज्यादा आपका एक्सीड नहीं करेगा। समझ में आया? ये है हमारे पास टोटल ये पॉइंट, दैट इज सेक्शन 9, दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। समझ में आया तो बताओ, बताइए। ये है कंसेप्ट। इस तरीके से पढ़ो कि भाई एग्जामिनेशन में इंस्टीट्यूट जहां मर्जी से आए मेरे को आना चाहिए, बाकी दूसरे एस्पिरेंट को आए ना आए। तो दैट्स व्हाई द रीजन कि रिवीजन भी आपका साइड बाय साइड होता रहेगा और सारे प्रोविजन भी मैं आपको बता रहा हूं समझना कैसे है और उसको लिखना कैसे है और कहां से क्वेश्चन बन सकता है उसमें यहां पे मैंने आपको बता दिया। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास आता है, ये रहा जी आपके स्क्रीन पे। क्या कहता है आपका ये सेक्शन कहता है अंडर सेक्शन 49A ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। आप मुझे बताओ हु इज ऑथराइज्ड टू एक्सेप्ट द डिपॉजिट विड्रॉएबल बाय चेक। फटाफट से चैट बॉक्स में सभी एस्पिरेंट का आंसर आ जाना चाहिए। एनी इंडिविजुअल, ओनली बैंकिंग कंपनीज एंड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड फर्म, और क्या आपको लग रहा है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। बताइए जी चैट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन यहां पे करेक्ट है। चलिए फटाफट से लिखिए कौन सा ऑप्शन आपका यहां पे आपके अकॉर्डिंग इसे करेक्ट लग रहा है। चलिए जितने भी एस्पिरेंट यहां पे सेलेक्ट कर रहे हैं ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। मैंने आपको क्या बताया, सेक्शन 49A आपका कंट्रोवर्शियल सेक्शन है, जो कि आपका सिंपली ये कहता है कि आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या आपका यहां पे हमारे पास बैंकिंग कंपनी ही एक्सेप्ट कर सकती है। लेकिन इसका एनालिसिस हमने देखा हमने क्या कि अगर कोई एनबीएफसी करना चाहे, अगर कोई यहाँ पे इंडिविजुअल करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये गाइडलाइंस माननी पड़ेगी और उसके लिए एनबीएफसी के लिए वो 2 गाइडलाइंस इनको माननी पड़ेगी। समझ में आया? चलिए ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकंड का आप मुझे बताओ अकॉर्डिंग टू बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट यहाँ पे हाउ लॉन्ग, कितना लंबा यहाँ पे कोई भी बैंकिंग कंपनी होल्ड कर सकती है मोबाइल प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट फॉर इट्स ऑन यूज। तो इस केस में हमने क्या देखा, इस केस में यस ऑफ कोर्स यहाँ पे मैक्स टू मैक्स आप 7 साल तक होल्ड कर सकते हो, लेकिन ये एक्सटेंडेबल है अगले 5 साल के लिए, लेकिन एक्सटेंडेबल का क्वेश्चन आया नहीं आया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किसके पास अथॉरिटी है कि आपका एक्सटेंड कर सकता है 7 ईयर पीरियड को फॉर होल्डिंग ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी। करवाया था, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, देख लो क्वेश्चन बन गया है आपका। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, क्या इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के पास, क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, और क्या आपको लग रहा है स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो करवाया था मैंने आपको, यस ऑफ कोर्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ये एक्सक्लूसिव पावर हमारे पास दी गई है। यहाँ पे आज के टॉपिक हम क्या करने वाले हैं, आज का जो आपका बेसिकली टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक हमारे पास सेक्शन 22 से रहने वाला है। ठीक है, सेक्शन 22 से रिलेटेड आज का हम यहाँ पे सेशन को करने वाले हैं। अब यहाँ पर देखते हैं हमारे पास क्या यहाँ पे ये कंसेप्ट है और किस तरीके से यहाँ पर हम करेंगे। चलिए मेरे साथ यहाँ पर आप क्या कीजिए, ड्रॉ कीजिए हैंड रिटन नोट्स को। आज का जो हमारे पास टॉपिक है दैट इज व्हाट, दैट इज हम करने वाले लाइसेंस फॉर अ बैंकिंग कंपनी। लाइसेंस फॉर बैंकिंग कंपनी।
जो कि आपका सेक्शन कौन सा गवर्न करता है, दैट इज ए सेक्शन 22। सेक्शन 22 आपका गवर्न करता है लाइसेंस फॉर अ बैंकिंग कंपनी। If any banking company, if any entity wants to operate or commence the business of banking, then they are necessary to obtain license from whom? License from Reserve Bank of India। अगर कोई भी एंटिटी अगर कोई भी यहां पे कमेंस करना चाहती है, ऑपरेट करना चाहती है आपका क्या, एज अ बैंकिंग के बिजनेस को, तो नेसेसरी क्या है, उसे यहां पे लाइसेंस ऑब्टेन करना पड़ेगा फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अंडर सेक्शन वर्ड सेक्शन 22। आपको यहां पे लाइसेंस लेना पड़ेगा। द ग्रांटिंग ऑफ लाइसेंस इज द सोल डिस्क्रिशन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसके ऊपर में एक बहुत बड़ा महायुद्ध हुआ था। महायुद्ध तो नहीं कह सकते, एक बहुत बड़ा केस स्टडी हमारे पास है। लैंडमार्क जजमेंट यहां पे आई थी हाई कोर्ट की, शिवाजी भाई वर्सेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अहमदाबाद। इनके बीच में यहां पे एक केस होता है जहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कुछ कंडीशंस यहां पे देती है, जो कि सेकंड चैप्टर का हमारे पास पार्ट है। सेकंड चैप्टर में हम ये केस स्टडी को भी एनालिसिस करेंगे, देखेंगे ये दोनों के बीच में क्यों ही इतना बड़ा महायुद्ध हुआ था, जिसके बाद यहां पर एक डिसीजन पास होता है हाई कोर्ट का, लैंडमार्क जजमेंट। उसमें यहां पर हमारे पास क्या कहता है, शिवाजी भाई ये कहते हैं कि देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने चैप्टर सेकंड में जो हम पढ़ेंगे, जो कंडीशंस यहां पे दी थी, वो सारे कंडीशन को मैं सेटिस्फाइड कर रहा हूं। इवन तो हमारे पास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मेरा लाइसेंस यहां पे क्या कर दिया, यहां पे ग्रांट नहीं किया, कैंसिल कर दिया लाइसेंस, क्या ही सेंस बनता है। आर्टिकल 14 वायलेट हो रहा है, तो वो चले गए अपना केस लेके सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके बाद गए हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद चले गए सुप्रीम कोर्ट। तो वहां से एक डिसीजन आता है, वो सस्पेंस कब करेंगे, सेकंड चैप्टर में वो सस्पेंस देखेंगे, उस डिसीजन में क्या हुआ। तो यहां पे एक लाइन लिख लीजिए, द ग्रांटिंग और रिफ्यूजल ऑफ लाइसेंस, द ग्रांटिंग और रिफ्यूजल ऑफ लाइसेंस is sole discretion at what? Sole discretion of Reserve Bank of India। आपको लाइसेंस दिया जाए या आपको लाइसेंस नहीं दिया जाए, इसकी सोल डिस्क्रिप्शन किसके पास है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास यहां पे सोल डिस्क्रिप्शन है। अगर आपके पास एक बारी यहां पे लाइसेंस आ जाता है, देखो ये कंसेप्ट ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर क्या कहता है कि जिसके पास ही लाइसेंस होगा वही अपने नाम के साथ बैंक, बैंकर, बैंकिंग कंपनी नाम के साथ यूज कर सकता है। जिसके पास लाइसेंस नहीं है वो अपने बैंक के साथ ना तो बैंकिंग कंपनी ना तो बैंकर एज अ यूज नहीं कर सकती, जो कि सेक्शन 22 यहां पे कहता है। ओनली दोज एंटिटीज, बट यहां पे एक्सेप्शन है, दैट्स व्हाई द रीजन ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमारे पास बनता है। ओनली दोज एंटिटीज who's having license under what? License under section 22 can, those entities who's having license under section 22 can use bank, banker, banking company as a part of their name। लेकिन मैं ऐसा कहता हूं कि कुछ ऐसी एंटिटीज हैं, भले ही उनके पास यहां पर क्या हो, लाइसेंस ना हो, फिर भी वो अपने नाम के साथ बैंक, बैंकर लगा सकती है। तो सोचो कितनी हैरानी वाली बात होगी। हाँ जी, है ऐसी कुछ एंटिटीज, भले ही उनके पास सेक्शन 22 के अंदर में लाइसेंस नहीं है, फिर भी वो एज अ बैंक, बैंकर, बैंकिंग कंपनी अपने नाम के साथ यूज कर सकती है। सर जल्दी एक्साइटेड हो रहा है, बताइए कौन सी ऐसी एंटिटीज है और कौन सी ऐसी बैंकर है हमारे पास जिनके पास भले ही लाइसेंस ना हो, क्योंकि सेक्शन 22 तो आपको क्लियरली ये कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ वो एंटिटी जिनके पास लाइसेंस होगा, सिर्फ और सिर्फ वही अपने नाम के साथ बैंक, बैंकर,
बैंकर, बैंकिंग कंपनी और कुछ भी बैंक से रिलेटेड लगा सकती है, लेकिन जिसके पास लाइसेंस नहीं है वो नहीं लगा सकती। लेकिन मैं कहता हूं हमारे पास यहां पे एक्सेप्शन है। आई होप आपने ये सारी चीजों को नोट डाउन कर लिया होगा। साइड बाय साइड हैंड रिटन नोट्स को आप बनाते चलिए और वीडियो को लाइक भी करते चलिए, क्योंकि ये हैंड रिटन नोट्स आपका बहुत ही हेल्पफुल करेगा रिवीजन करने के लिए एंटायर सिलेबस ऑफ बीआरबीएल। ठीक है, चलिए यहां पे हमारे पास क्या आता है, एग्जम्पशन। Exemption from using bank, banker or banking entities as a part of their name। ये सेक्शन आपका, ये जो एग्जम्पशन पॉइंट है, ये क्या कहता है कि हमारे पास कुछ ऐसी एंटिटीज हैं, भले ही उनके पास लाइसेंस नहीं है, फिर भी वो क्या कर सकते हैं, अपने नाम के साथ बैंक, बैंकर, यहां पे बैंकिंग, यहां पे एंटिटीज को यूज कर सकते हैं। वो कौन कौन सी एंटिटीज हमारे पास है, आइए मेरे साथ यहां पे हैंड रिटन नोट्स को बनाइए। सबसे पहला हमारे पास आता है क्या, आपका सब्सिडरीज। सर ये सबसे पहले तो यही हमको समझ में नहीं आता, ये सब्सिडरीज का मतलब क्या होता है। सब्सिडरीज आप लिखिए, सब्सिडरीज एंड एसोसिएट्स, subsidiary and associates of any bank। तो सबसे पहले यहां पे हमारे पास क्या कहता है, किसी भी बैंक की सब्सिडरी या किसी भी बैंक का एसोसिएट, वो हमारे पास क्या है, यहां पे बोला गया है कि आपके पास भले ही यहां पे लाइसेंस नहीं है सेक्शन 22 के अकॉर्डिंगली, फिर भी आप अपने बैंक के साथ एज अ बैंक, बैंकर और बैंकिंग एंटिटी यूज कर सकते हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये राइज होता है, सर सब्सिडरी का मतलब हमारे पास होता है क्या है, पहले ये समझा दीजिए। आइए देखिए हमारे पास सब्सिडरी का मतलब क्या है, पहले ये देखिए, उसके बाद ही आपको सारी चीजें यहां पे क्रिस्टल क्लियर होगी। सब्सिडरीज कंपनी का मतलब और सब्सिडरीज बैंकिंग एंटिटीज या किसी भी बैंकिंग कंपनी का मतलब हमारे पास क्या होता है। देखो इट इज अ कंपनी in which होल्डिंग कंपनी, एग्जांपल लेके बताऊंगा, डोंट बी वरी अबाउट, होल्डिंग कंपनी हैविंग स्टेक of more than 50% of paid up share capital of that company। 50% of paid up share capital of that company, तो वो हमारे पास क्या माने जाएंगे, सब्सिडरी कंपनी यहां पे माने जाएंगे। या हमारे पास और, ये और है, ये और का मतलब यहां पे क्या होता है, दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है, या तो वो कंट्रोल कर रहे हैं मेजोरिटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कंट्रोल व्हाट, कंट्रोल द मेजोरिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ दैट कंपनी। सर सब्सिडरी कंपनी का मतलब ये होता है जिसमें होल्डिंग कंपनी का बेसिकली हमारे पास स्टेक है। किस तरीके से स्टेक आपका होगा, या तो वो कंट्रोल कर रहे हैं मोर देन 50% ऑफ, यहां से क्वेश्चन बन सकता है पेड अप शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, नॉमिनल वैल्यू, यहां से क्वेश्चन बनेगा। अगर 50% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल का कंट्रोल है तो वो कंपनी हमारे पास सब्सिडरी कंपनी होगी उस होल्डिंग कंपनी की। और दूसरा आपका बोला है, या तो आप कंट्रोल कर रहे हो मेजोरिटी ऑफ व्हाट, मेजोरिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ दैट कंपनी। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास ध्यान दीजिए, यहां पे हमारे पास क्या कहता है कि ये एग्जांपल के थ्रू अगर मैं समझाऊं तो XYZ कंपनी है, XYZ कंपनी है जिसकी होल्डिंग हम मान लेते हैं ABC लिमिटेड, हमारे पास इसकी होल्डिंग है। अब ये XYZ कंपनी को होल्डिंग कंपनी और जो हमारे पास ABC लिमिटेड है, ABC लिमिटेड को सब्सिडरी कंपनी कब बोलेंगे, ABC लिमिटेड यहां पे XYZ कंपनी की यहां पे सब्सिडरी कंपनी होगी, कब होगी, या तो XYZ कंपनी दो तरीके से यहां पे होल्ड कर रही है,
या तो आपका मोर देन 50% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड कर रही है, या फिर हमारे पास इसके कंट्रोल कर रही है मेजोरिटी ऑफ व्हाट, मेजोरिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो ये दो तरीके से अगर XYZ कंपनी एबीसी लिमिटेड में अपना कंट्रोल कर रही है तो हम मान लेंगे कि इस केस में जो एबीसी लिमिटेड है उसका यहाँ पे सब्सिडरी है, होल्ड कर रही है कौन, XYZ लिमिटेड कंपनी। तो ये आपका सब्सिडरी कंपनी और होल्डिंग कंपनी का एग्जांपल हो गया। ठीक है, आइए सर एसोसिएट कंपनी का मतलब क्या होता है? एसोसिएट कंपनी का मतलब सर क्या होता है? एसोसिएट कंपनी मींस एनी कंपनी इन विच द अदर कंपनी हैविंग अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। क्या कह रहा हूं यहां पे? एनी कंपनी इन विच अदर कंपनी हैव significant influence which means control of more than 20%, but up to 49% of paid up share capital of that company। सर ये क्या कह रहा है एसोसिएट कंपनी का मतलब? एसोसिएट कंपनी का मतलब हमारे पास ऐसी कंपनी जिसमें किसी दूसरी कंपनी का क्या है, किसी दूसरी कंपनी का एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब हमारे पास क्या होगा? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब हमारे पास ये है कि जहां पे कंट्रोल जो है वो मोर देन 20% से लेके बट अप टू 49% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ दैट कंपनी का है, तो उसे एसोसिएट कंपनी यहां पे बोलेंगे। सब्सिडरी कंपनी मैंने आपको क्या बताया? सब्सिडरी कंपनी मैंने आपको बताया इन विच जिसका होल्डिंग कंपनी का स्टेक है दो तरीके से, या तो मोर देन 50% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल या फिर कंट्रोल कर रही है मेजोरिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ दैट कंपनी, तो हमारे पास क्या होगी? सब्सिडरी कंपनी। अब यहां पर जो हम टॉपिक कर रहे थे किस किस को एग्जम्पशन है, भले ही इनके पास क्या नहीं है, लाइसेंस नहीं है, फिर भी बैंक, बैंकर और बैंकिंग एंटिटी अपने पार्ट ऑफ नेम के साथ यूज कर सकती है, वो हमारे पास आती है सब्सिडीज एंड एसोसिएट्स ऑफ एनी बैंक। और आपका यहां पे प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी, प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी एक तो ये हो गया। दूसरा हमारे पास होता है क्रेडिट सोसाइटी फॉर्म्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट, क्रेडिट सोसाइटी formed for the purpose of what? For the purpose of protection of mutual interest। और हमारे पास यहां पे कोऑपरेटिव सोसाइटी which are formed by employees of what? Employees of State Bank of India और नेशनलाइज्ड बैंक। तो अगर इनके एम्प्लॉय ने भी कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म किया है तो हम मान लेंगे कि इस केस में क्या है, एग्जम्पशन यहां पे है, भले ही लाइसेंस ना हो फिर भी वो अपने बैंक, बैंकर अपने पार्ट के साथ यूज कर सकते हैं। देखो इसके बारे में मैंने डिटेल में बताया, फिर मैंने इसके बारे में डिटेल में बताया, तो सारी चीजों को, कंसेप्ट को क्लियर करते करते हम सारी चीजों को समझ के कर रहे हैं, हैंड रिटन नोट्स को बना के कर रहे हैं, सो दैट हमें कोई भी दिक्कत ना हो कंसेप्ट को। अब जितने भी कंसेप्ट को हमने यहाँ पे समझा है, क्या वो सर सही भी समझा है कि नहीं, क्या सर वो एग्जैक्टली प्रोविजन है भी कि नहीं, आइए देखते हैं। हमारे पास यहां पे कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। कंसेप्ट क्या कहता है हमारे पास? कंसेप्ट कहता है कि भाई यहां पे नेसेसरी क्या है कि आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। किनसे लेना पड़ेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अंडर सेक्शन 22, अगर आप कमेंस करना चाहते हो या कैरी करना चाहते हो कोई भी बिजनेस ऑफ बैंकिंग। यही मैंने आपको बताया इस पॉइंट में। हाँ जी सर, यही मैंने आपको पॉइंट बताया रिवीजन के लिए। हमारे पास क्या है यहां पर बोलता है एवरी बैंकिंग कंपनी, वो सभी एंटिटी जिसके पास क्या है, जिसके पास लाइसेंस है, वो अपना वर्ड क्या यूज कर सकती है? बैंक यहां पे यूज कर सकती है। नो कंपनी अदर देन अ बैंकिंग कंपनी
कंपनी को छोड़ के आप ना तो बैंक यूज करोगे, बैंकर यूज करोगे, बैंकिंग कंपनी अपने पार्ट ऑफ नेम के साथ यूज नहीं कर सकोगे। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, मैंने यहां पे आपको बताया कुछ एग्जाम्पशन। ये रहा जी वो एग्जाम्पशन वाला पॉइंट आपका। क्या कहता है कि भले ही आपके पास लाइसेंस नहीं है फिर भी आप अपने नाम के साथ बैंक यूज कर सकते हो। वो कौन कौन सी एंटिटीज है हमारे पास आती है, सब्सिडरीज ऑफ बैंक। यही मैंने करवाया आपको कि अगर आप किसी की सब्सिडरी हो, होल्डिंग के पास होना कंपलसरी है, लेकिन अगर सब्सिडरी के पास नहीं भी है तो फिर भी हमारे पास वो एज अ बैंक अपने पार्ट ऑफ नेम के साथ यूज कर सकती है। दूसरा क्या बताया, एसोसिएशन ऑफ बैंक। अब देखो आप पूरी मैकमिलन बुक में आप ढूंढ लो, आपकी इसकी डेफिनेशन नहीं मिलेगी। तो मेरे पास यहां पे क्या है, मैंने पहले आपको कंसेप्ट यहां पे समझाया। ये रहा आपका सब्सिडरी बैंक की डेफिनेशन और ये रहा आपका एसोसिएट बैंक का डेफिनेशन। तो अगर आप सब्सिडरी बैंक हो या आप एसोसिएट बैंक हो या फिर हमारे पास आप प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी हो, क्या ये भी करवाया मैंने? हाँ जी मैंने ये भी करवाया। या आपके पास देखो ये क्वेश्चन आपके पास पहला बनता है, ये क्वेश्चन आपके पास यहां से दूसरा बनता है, तीसरा क्वेश्चन आपका प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी से, या चौथा क्वेश्चन क्रेडिट सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी विच आर फॉर्म्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट। और कोई भी हमारे पास कोऑपरेटिव सोसाइटी जो आपका प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी नहीं है, जो कि आपके एम्प्लॉइज ने, किसके एम्प्लॉइज ने? बैंकिंग कंपनी के एम्प्लॉइज ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एम्प्लॉइज ने, या नेशनलाइज्ड बैंक के एम्प्लॉय ने यहाँ पे फॉर्म्ड किया है। तो इस केस में वो क्या कर सकते हैं, भले ही उनके पास लाइसेंस नहीं है फिर भी अपने नाम के साथ वो बैंक, बैंकर एज अ पार्ट ऑफ देयर नेम यूज कर सकते हैं। समझ में आया कितना इंपॉर्टेंट आपके पास ये सेक्शन था? ये सेक्शन में हमने हैंडरिटन नोट्स को भी बना लिया सर, और पूरा सेक्शन 22 को भी हमने समझ लिया। बताइए कोई भी दिक्कत, परेशानी, तो तकलीफ तो आप चैट बॉक्स में यहाँ पे बता सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आगे हम मूव ऑन करते तो हमारे पास आता है नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। सर कुछ हमारे पास, वैसे तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आपके सभी बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक, रीजनल रूरल बैंक सब पे एप्लीकेबल है, लेकिन हमारे पास ये दो एक्सेप्शन है जहां से आपसे इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछ सकती है। क्या क्वेश्चन आपसे पूछेगी कि जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के प्रोविजन है वो किसके ऊपर आपका एप्लीकेबल नहीं होगा। चलिए यहां पे मैं आपको हैंडरिटन नोट्स इसका भी बना देता हूं और यहां पे मैं बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा, वहां से क्वेश्चन आपका बनेगा। ठीक है, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ व्हाट? नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। देखो अगर आप हैंडरिटन नोट्स डे 1 से ही बना रहे हो तो आपका एक बहुत ही काम आसान कर देगा। अगर आप सच में 80+ मार्क्स लेना चाहते हो तो रेगुलर बैच में तो आना है, क्योंकि यहाँ पे तो सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो रहे, फुल फ्लैश बैच तो हो नहीं पाएगा। तो वहां से रेगुलर बैच से सारी चीजें करो, रिवीजन होगा, क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यूज होंगे, आपका 1 वीक में पूरा रिवीजन होगा। तो इस तरीके से सिस्टमैटिकली वहां पे पेड कोर्स में आप कर सकते हो। अगर आप हैंडरिटन नोट्स आप बनाते हो तो ये हैंडरिटन नोट्स आपका किस तरीके से हेल्प करेगा? रिवीजन के लिए हेल्प करेगा। जहां पे आपके पास एक मोटी 800 पेज की बुक होगी, वहीं पे आपके पास अगर आपके पास 150-200 की नोटबुक के पेजेस होंगे, क्या वो पढ़ना पसंद करोगे? 800-900 की बुक पढ़ना पसंद करोगे? तो दैट्स व्हाई द रीजन इंपॉर्टेंस हमारे पास हैंडरिटन नोट्स का है। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कहां पे एप्लीकेबल नहीं होगा? तो यहां पे आपके पास नॉट विद स्टैंडिंग, सबसे पहला हमारे पास क्या कहता है? नॉट विद स्टैंडिंग, नॉट विद स्टैंडिंग। सर आपके नवाड एक्ट में कुछ भी यहां पे कह रहा हो, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड, एनीथिंग कंटेन्ड इन नवाड एक्ट the banking regulation act, the provision of banking regulation act does not apply to whom? किसके ऊपर सर अप्लाई नहीं करेगा? आपका सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आता है प्राइमरी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी पे अप्लाई नहीं करेगा। तो पहला पॉइंट हमारे पास प्राइमरी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी पे, और ये वाला ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैं नेक्स्ट आपको लिखवा रहा हूं, कोऑपरेटिव सोसाइटी which having primary business, which having primary business of providing long term, that's a very important point, long term finance to whom?
लॉन्ग टर्म फाइनेंस टू एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर व्हाट? एग्रीकल्चर सेक्टर। तो यहाँ पे सिंपली आपका ये कह रहा है, दूसरा पॉइंट हमारे पास पहला आता है प्राइमरी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी आपका, और दूसरा पॉइंट हमारे पास है कोऑपरेटिव सोसाइटी विच हैविंग अ प्राइमरी बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। अब सर यहाँ पे डिफरेंस हमारे पास क्या ही आता है? डिफरेंस आपका यहाँ पे आता है लॉन्ग टर्म फाइनेंस और एग्रीकल्चर सेक्टर को अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, उसके ऊपर में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के प्रोविजन आपके एप्लीकेबल नहीं होंगे। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और यहां से आपका एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है जी, फटाफट से इसे यहां पे लिखिए, नोट डाउन कीजिए अगर अभी तक आपने इसे नोट डाउन नहीं किया है तो। चलिए अब मैं आपको प्रोविजन की तरफ भी लेके चलूंगा। प्रोविजन भी मैं आपको बताता हूं किस तरीके से हमारे पास क्या प्रोविजन सही कह रहा है कि नहीं। आइए वो प्रोविजन को भी देखते हैं। चलिए, तो आई होप आपने यहां पे नोट डाउन कर लिया होगा।